हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार और कनावत एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम 10th क्लास बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, इसको स्टार्ट करते हैं। और एग्जाम में इससे 6 नंबर का मटेरियल इस बार पूछा जाएगा और इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को अपन इस क्लास में कवर करेंगे। तो कोशिश रहेगी कि 2 या 3 क्लासों में अपना 7 चैप्टर यानी बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि हमारा चैप्टर रिलेटेड है किससे, हमारे शरीर में जो सेंसरी ऑर्गन है उन ऑर्गनों से रिलेटेड है। उनके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं और जो सेल्स बॉडी के अंदर और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एक सामंजस्य स्थापित करती हैं। बॉडी के इन्वायरमेंट के अंदर जो भी कोई घटना घटित हो रही है, जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को हमारे इन सेंसरी ऑर्गनों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है और फिर मस्तिष्क के द्वारा उनको अपने अंगों तक भेजकर उस क्रिया को क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। तो बात करते हैं इसी चैप्टर की आगे। ये है हमारी तंत्रिका कोशिका, हमारे शरीर की सबसे लंबी या अपन कहें सबसे बड़ी कोशिका, इसी को कहें हम क्या, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, जिसे हम नर्व सेल या जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। तो ये डायग्राम भी हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, आगे मिलेगा हमें। और इस तंत्रिका कोशिका के द्वारा इसकी जो ब्रांचेज जो निकल रही हैं, इन ब्रांचों के माध्यम से वातावरण में कोई भी घटना जो घटित हो रही है, जो भी कोई इन्फॉर्मेशन इसको मिलने वाली है, उस इन्फॉर्मेशन को इसके द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। फिर इसके द्वारा आगे इस इन्फॉर्मेशन को बढ़ाया जाता है और इसके बिल्कुल पिछले एंड वाले भाग पर क्या होती है, पहुंचती है। फिर ये अगली तंत्रिका कोशिका को फिर से इन्फॉर्मेशन देती है। इस तरीके से हमारे शरीर में किस सूचनाओं का जो आदान प्रदान है, उन सूचनाओं का आदान प्रदान एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के एक समूह के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। उस समूह को ही हम क्या कह रहे हैं भाई, तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र कह रहे हैं, जो पूरा एक सिस्टम मिलकर हमारा बनने वाला है। तो इस तंत्र के अंतर्गत हम इन्हीं इंफॉर्मेशनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले हैं। जैसे कि मान लो यहाँ से ये तंत्रिका कोशिका है हमारी, और किसी भी अंग के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई, उस अंग से उस इंफॉर्मेशन को मिला, उस सूचना को, उस आवेग को हम कुछ भी कह सकते हैं। जो भी हमारी घटना घटित हो रही है या सूचना है, उसको हम सूचना भी बोल सकते हैं, उसे हम आवेग भी बोल सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमारे उन सेंसरी ऑर्गनों के द्वारा ग्रहण की जाएगी। उन्हीं के अंदर पाई जाती हैं क्या, तंत्रिका कोशिकाएं। तो इस तंत्रिका कोशिका के द्वारा उस अंग से उस इंफॉर्मेशन को क्या कर लिया जाएगा, ग्रहण कर लिया जाएगा। और ये तंत्रिका कोशिका के द्वारा इस सूचना को विद्युत आवेग में बदलकर, विद्युत आवेग में बदलकर इस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। और आगे जो इसके लास्ट वाला पार्ट है, जिसको अपन नर्व एंडिंग कहते हैं, इस तंत्रिका कोशिका का, इस न्यूरॉन का जो अंतिम पार्ट है, इस अंतिम पार्ट और इसके जस्ट पास में दूसरी जो तंत्रिका कोशिका होगी, उनके बीच में कुछ गैप होता है और यहाँ से सूचनाओं का आदान प्रदान इसी गैप से होकर अगली तंत्रिका कोशिका तक होता है। और इसी गैप को हम नाम दे देते हैं सिनेप्स। सिनेप्स क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है हमें, सिनेप गैप कहते हैं। या दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य
सूचनाओं का आदान प्रदान किस रूप में होता है, तो यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। इन ट्रांसमीटरों के माध्यम से एक तंत्रिका कोशिका से इंफॉर्मेशन दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाती है। फिर नेक्स्ट आगे अगली तंत्रिका कोशिका में, और इस आधार पर ये तंत्रिका कोशिका से जो भी सूचना है, जो भी कोई इंफॉर्मेशन है, हमारे कहाँ तक पहुंचा दी जाती है, मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती है। फिर मस्तिष्क अपने अकॉर्डिंग उस अंग को कोई काम करने के लिए कुछ आवेग देगा, इंफॉर्मेशन देगा, तब जाके वो अंग अपना क्या करेगा, काम करेगा। तो बात करते हैं भाई पहले क्वेश्चन की। हम इसमें पहला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसकी चर्चा करते हैं। ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर भी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, मतलब तंत्रिका कोशिकाएं पूरी बॉडी के अंदर हैं। तभी तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हमारी शरीर के विभिन्न अंगों से कलेक्ट की जाती है और मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। फिर मस्तिष्क से उस इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर जो भी अंग हैं उन अंगों तक पहुंचाया जाता है, तब जाके हमारा एक कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्या होता है, कंप्लीट होता है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। ब्रेन से संबंधित क्वेश्चन जब आएगा उसकी दोबारा से चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं। तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं। देखो, तंत्रिका तंत्र की बात करें तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तो ये तंत्रिका तंत्र दो तरीके का है। एक को हम बोलते हैं परदेह तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम नाम दे देते हैं पीएनएस, और दूसरा है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय तंत्र का तंत्र। तो फिलहाल हम बात करेंगे सीएनएस की, क्योंकि हमारे सिलेबस में 10th क्लास में सीएनएस से रिलेटेड क्वेश्चन है और वही चैप्टर की हमें बात करनी है। और इस सीएनएस के अंदर हम शामिल करने वाले हैं किसको, ब्रेन को। तो एक भाग तो इसका ब्रेन है, तो ब्रेन को पढ़ेंगे हम इसके अंदर, और दूसरा है इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, इसको भी हम इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सीएनएस के अंदर हमने दो चीजों को कंप्लीट करेंगे, एक तो ब्रेन को कंप्लीट करेंगे और एक मेरुरज्जु को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। पीएनएस हमारे सिलेबस में नहीं दे रखा है। तो तंत्रिका तंत्र की बात करें तो एक तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस, और दूसरा है हमारा सीएनएस, और सीएनएस के अंदर हम शामिल करते हैं किसको, ब्रेन को, और किसको, मेरुरज्जु को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही दे रखा है, क्योंकि ब्रेन के अंदर भी जो भी इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना है, पूरा बॉडी का मेन कंट्रोलर पार्ट भी हमारा कौन सा है, ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर तंत्रिका कोशिकाओं की न्यूरॉन्स की संख्या भी क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके वो एक इन्फॉर्मेशन को वहाँ से लेगा और दूसरी इन्फॉर्मेशन को फास्ट वहाँ से दूसरी जगह के लिए भेजेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, फिर ऑर्गन से ब्रेन तक जो पहुंचती है बहुत फास्ट होती है, और उसी प्रोसेस को हम इस सिस्टम के अंदर समझने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि तंत्र का तंत्र से आप क्या समझते हो। तो बात जब तंत्र का तंत्र की होती है तो हम एक ब्रेन की और काय की बात कर रहे होते हैं, मेरुरज्जु की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल दिमाग में हमारे में आना चाहिए कि जब भी तंत्र का तंत्र की हमसे बात होगी तो हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्रेन की। तो प्राणियों में यानी जीव जंतुओं में समझने, सोचने और किसी भी चीज को याद रखने के लिए साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों और उनके कार्यों में समन्वय और संतुलन, एक बैलेंस स्थापित करके पूरी बॉडी को नियंत्रित बनाए रखना, कंट्रोल बनाए रखना, ये पूरा सिस्टम मिलकर ही बना देता है हमारा क्या, तंत्र का तंत्र। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, तंत्र का तंत्र। के प्राणियों में या जीव जंतुओं में सोचने, समझने, किसी भी चीज को याद रखने के लिए साथ साथ विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय और संतुलन स्थापित करने के लिए और उन अंगों में नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र हमारे शरीर में पाया जाता है। उस तंत्र, उस सिस्टम को ही हम नाम दे देते हैं क्या, तंत्र का तंत्र। क्लियर भाई बात। और जो मिलकर काय से बना होगा भाई, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तंत्र का तंत्र किससे मिलकर बना होगा, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नाम किसे दिया जाएगा, तो तंत्रिका कोशिका को नाम
नाम दिया जाएगा, जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं, याद रखना है भाई आपको, जिसे हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन कहलाती है भाई? न्यूरॉन। और ये बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर मिलकर फॉर्मेशन करेंगे किसका? सीएनएस और पीएनएस का। सीएनएस के अंदर हम ब्रेन को डिस्कस करेंगे और मेरुरज्जु को डिस्कस करेंगे। क्लियर भाई क्वेश्चन अपना? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है भाई? तो दोबारा से वापस आते हैं हम मस्तिष्क के डायग्राम पर। तो देखते हैं मस्तिष्क, ब्रेन भाई, ये रहा हमारा ब्रेन का फोटो, ये है ब्रेन। तो ब्रेन को यदि इस तरीके से देखा जाए तो ब्रेन के अलग अलग पार्ट हैं भाई, अलग अलग भागों के द्वारा ब्रेन के अंदर हमारी बॉडी पर अलग अलग कंट्रोल किया जाता है। तो मेन रूप से यदि हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन को दो ही भागों में हमने डिवाइड किया, फिर उन भागों के अलग अलग भाग हैं। जैसे कि सबसे पहला भाग दे रखा है हमें कौन सा? अग्र मस्तिष्क। सबसे पहला भाग है हमारा कौन सा? अग्र मस्तिष्क। ध्यान से देखना है आपको, अग्र मस्तिष्क, ये रहा अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क के अंदर भी हमारा प्रमस्तिष्क भी है, थैलेमस भी है और हाइपोथैलेमस भी है। तो फिलहाल अपन याद करें कि ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है हमारा कौन सा? अग्र मस्तिष्क। दूसरा है हमारा मध्य मस्तिष्क, जिसे हम मस्तिष्क स्तंभ भी नाम दे देते हैं। वैसे देखा जाए तो मध्य मस्तिष्क स्तंभ दो भाग हैं हमारे, और दूसरा है हमारा कौन सा? मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है हमारा पश्चिम मस्तिष्क। और यहाँ से हमारा मेरुरज्जु स्टार्ट हो जाता है। ब्रेन का जो जस्ट पीछे वाला भाग, पीछे से वाला, जहाँ रीढ़ की हड्डी की शुरुआत होती है, उस रीढ़ की हड्डी के अंदर कुछ तंत्रिका कोशिकाओं का, नर्व का एक जालनुमा संरचना पाई जाती है, जो क्या कहलाती है? हमारी मेरुरज्जु। इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो मस्तिष्क के तीन भाग है भाई। एक तो हो गया अपना कौन सा? अग्र मस्तिष्क, एक को नाम दे दिया हमने मध्य मस्तिष्क, और दूसरे को नाम दे दिया हमने पश्चिम मस्तिष्क। तो तीन भागों में मस्तिष्क को बांटा गया है। फिर भी यदि हम देखें तो हमारा जो जस्ट सामने वाला है, फ्रंट वाला भाग है मस्तिष्क का, ये फ्रंट वाला भाग है, ये फ्रंट जस्ट सामने वाला, इसी को नाम दिया है हमने क्या? अग्र मस्तिष्क। दूसरा फिर मध्य मस्तिष्क की बात करें, फिर मध्य मस्तिष्क किसे कहा गया है? मध्य मस्तिष्क ये रहा भाई हमारा बीच वाला भाग, ये मध्य मस्तिष्क है हमारा। और फिर पश्चिम मस्तिष्क के किस भाग को नाम दिया? पश्चिम मस्तिष्क मतलब ये पीछे वाला हिस्सा, ये रहा हमारा। तो सबसे पहला वाला भाग ये रहा हमारा, फर्स्ट मस्तिष्क के अंदर पहला भाग, दूसरा भाग और मस्तिष्क का ये तीसरा भाग। तो मस्तिष्क को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। सामने फ्रंट वाला हिस्सा जो है हमने जिसको अग्र मस्तिष्क बोला जाता है, बीच वाला भाग जिसे मध्य मस्तिष्क बोला जाता है, और पीछे वाला हिस्सा ब्रेन का जो कहलाता है आपका क्या? पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है। फिर भी यदि हम बात करें तो अग्र मस्तिष्क को भी हमने अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क का पहला भाग है कौन सा? प्रमस्तिष्क, बात करेंगे इसकी भी। और अगला भाग है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। दो तीन भागों के नाम याद रखना है। अग्र मस्तिष्क के तीन भाग हमारे प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और मध्य मस्तिष्क हमारा और पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क को भी हमने अलग अलग भागों में, पार्टों में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि पॉन्स है, अनुमस्तिष्क है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, जिन्हें हम मस्तिष्क स्तंभ बोल देते हैं। तो अलग अलग भाग हैं, फिलहाल हमें याद रखना है। क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना सही था कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये रहा भाई हमारा क्वेश्चन। मस्तिष्क को तीन भागों में विभाजित किया गया है। इसका पहला भाग है कौन सा? हमारा अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग है हमारा मध्य मस्तिष्क, और तीसरा भाग है हमारा कौन सा? पश्चिम मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के कितने भाग कंप्लीट हुए? तीन भाग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क में सुषुम्ना द्रव के कार्य बताइए भाई। मस्तिष्क के अंदर सुषुम्ना द्रव के कार्य बताइए। देखो मस्तिष्क एक क्रेनियम में बंद है। मस्तिष्क के ऊपर बहुत मजबूत हड्डी यहाँ बोन पाई जाती है। उन बोन के अंदर जिस तरीके से कि नारियल जो रहता है ना, उसके अंदर जो नारियल का भाग है वो जिसको हम बोलते हैं उसको रखा रहता है, उसी तरीके से मस्तिष्क बड़ी मजबूती के साथ, मस्तिष्क के ऊपर हड्डियां पाई जाती हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑर्थमोइड, अरेक्नॉइड। तो अलग अलग नाम हैं उनके। तो उन हड्डियों के अंदर क्या रखा रहता है भाई? मस्तिष्क रखा रहता है। और इस मस्तिष्क को जैसे कि मान लो ये है हमारा वो हड्डियों वाला भाग,
और इसके अंदर है हमारा क्या, ये मस्तिष्क। और मस्तिष्क पर इस तरीके से लाइनें भी पाई जाती हैं। तो ये मस्तिष्क है और मस्तिष्क और हड्डियों के बीच में एक द्रव भरा रहता है, जिसी को हम नाम दे देते हैं क्या, सुषुम्ना द्रव। ये सुषुम्ना द्रव, और ये सुषुम्ना द्रव का काम क्या है कि जब भी ब्रेन को हमारे को कहीं भी आघात लगती है, चोट लगती है, तो ये ब्रेन हमारा हड्डियों से टच ना हो, ब्रेन डैमेज ना हो, उससे रक्षा करने के लिए क्या पाया जाता है भाई, ये सुषुम्ना द्रव पाया जाता है। ठीक है। दूसरा कि जी उत्सर्जी ब्रेन से भी, ब्रेन के अंदर भी ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ब्रेन के अंदर भी उत्सर्जी पदार्थ होंगे, कुछ लाभदायक पदार्थों को भी ब्रेन के अंदर भेजा जाएगा। तो उन पदार्थों को आदान प्रदान करने के लिए इसी माध्यम से, इसी सुषुम्ना द्रव के माध्यम से पदार्थों का ब्रेन क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। दूसरा, यहाँ पर रक्त वाहिनियां भी होंगी, जिसकी वजह से इसके अंदर ब्लड आएगा, ब्लड जाएगा, तो उनके अंदर एक प्रेशर को मेंटेन रखने का काम भी किसका होता है, इसी सुषुम्ना द्रव का होता है। तो मेन बात थी हमारी क्या, मस्तिष्क के अंदर हमारे इस सुषुम्ना द्रव के काम में बताइए भाई। सुषुम्ना द्रव के 3 काम है भाई। देखो, पहला काम है हमारा क्या, ये मस्तिष्क की यांत्रिक आघातों से रक्षा करता है। जब भी मस्तिष्क को कोई आघात लगता है, कोई झटके लगते हैं, एक्सीडेंटल वगैरह केस में जो नॉर्मली रूप से झटके वगैरह होते हैं, तो उससे ब्रेन डैमेज हो सकता है। और ब्रेन का यदि कोई भाग डैमेज हो गया तो बॉडी का उससे रिलेटेड जो भी भाग होगा ना, वो काम करना क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। दूसरी बात करें हम, तो दूसरा पॉइंट था कि यह उत्सर्जी एवं पोषक पदार्थों का आदान प्रदान भी करता है भाई। विनिमय मतलब एक्सचेंज करना होता है भाई, आदान प्रदान करना, कि हानिकारक पदार्थों को निकालना है भाई इससे, और लाभदायक पदार्थों को अंदर ब्रेन के अंदर भेजना है। उत्सर्जी पदार्थ, जो हानिकारक पदार्थ जो बनते हैं इसके अंदर, उनको बाहर निकालना, ले जाने का काम भी किसका होता है, इसी का। और तीसरा पॉइंट है कि तंत्रिकीय वाहिनियों में रक्त दाब को याद रखना, ब्लड प्रेशर को भी आसानी से बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है भाई, ये थे पॉइंट हमारे किसके, मस्तिष्क में सुषुम्ना द्रव के कार्य। और अगला क्वेश्चन फिर से हमें है क्या, कि एक दे रखा है हमें प्रतिवर्ती क्रिया और एक दे रखा है हमें ठहलना। तो पहले तो हम समझें प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है। देखो, क्या है कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसी, कुछ नहीं बहुत सारी ऐसी कुछ अब क्रियाएं कंप्लीट हो रही हैं, जिनको होने के लिए हमें सोचने समझने के लिए या पहले से डिसाइड नहीं रहता है कि हमें क्या करना है। बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हो रही है। तो जो क्रियाएं हमारी बगैर इच्छा के हो रही हैं, हमारी इच्छा का इन पर कोई कंट्रोल नहीं है, इनको सोच समझकर हम कंट्रोल नहीं करते हैं, तो वो प्रतिवर्ती क्रिया हैं, वही क्रियाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं। और जिन पर हमारी सोच के द्वारा कंट्रोल होता है, जिसको हम पहले से डिसाइड करके तय करके बात करते हैं, जिसते हैं, उन चीजों को हम ये क्रियाएं नाम देते हैं। ठीक है, उन्हें ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। मतलब जो इच्छा के द्वारा हो रही हैं वो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जो बगैर इच्छा के द्वारा हो रही हैं वो बगैर अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो बहुत सारी शरीर के अंदर, जैसे कि हार्ट बीट, हृदय का धड़कना, सांस लेना, ये हमारी बगैर इच्छा की हो रही। हृदय को हम चाहें तो अपनी मर्जी से रोक, उसकी हार्ट रेट को रोक नहीं सकते, हम चाहें तो उसको अपनी मर्जी से बढ़ा भी नहीं सकते हैं। तो शरीर के अंदर बहुत सारे, पलकों का झपकना, अपने आप पलकों को हम झपक रहे हैं, तो ऑटोमेटिक शरीर के अंदर कुछ काम हो रहे हैं। जो ऑटोमेटिक जो काम हो रहे हैं वही अपनी क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। और ऐसे बहुत सारे काम जिन पर हमारी बॉडी का, हमारे ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं है, उन क्रियाओं को हम क्या नाम दे देते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं नाम दे देते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जितनी भी होंगी उन पर कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ मेरु रज्जु का होगा भाई, मेरु रज्जु का कंट्रोल होगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होगा। और ब्रेन पर जिस चीज का कंट्रोल होगा वो क्रियाएं हमारी ऐच्छिक होंगी, हम उन्हें आसानी से सोच के द्वारा नियंत्रित या कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यही था कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा ठहलने के बीच में क्या अंतर है। तो देखो, पहला ही पॉइंट है हमारा क्या, प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरु रज्जु के द्वारा क्या होती हैं, नियंत्रित होती हैं। इसे हम आसानी से हमारी सोच के द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते हैं भाई। लेकिन जो ठहलने वाली प्रक्रिया होती है, मॉर्निंग वॉक पर जो हम जाते हैं, वो क्रिया हमारे मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होती है, जिसमें हम आसानी से सोच समझ करके हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए,
और हम सोच के द्वारा इस तरीके से इस क्रिया को कंट्रोल करते हैं, मतलब ठहलने जाते हैं। तो ठहलने और प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच यही अंतर है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं वो मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं, जिनको हम आसानी से अपनी सोच के द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते, और ठहलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम आसानी से अपनी सोच के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। क्लियर भाई बात? तो हमने जो तंत्र का तंत्र जो चैप्टर न्यू स्टार्ट किया है इसका 10th क्लास एनसीईआरटी सिलेबस में, बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, बोले तो 7वां चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर के अंदर हमें दो ही मेन बेसिक सिस्टम है हमारे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सीएनएस, जिसमें से सीएनएस को ही हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। बोले तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र, जिसके अंदर हमारा एक ब्रेन आता है और दूसरा हमारा मेरुरज्जु आता है। मेरुरज्जु हमारा ब्रेन का पिछला भाग, जो रीढ़ की हड्डी जहाँ से शुरू होती है, बैकबोन जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर वाले इस भाग है, जो भी ब्रेन की तरह ही है भाई। पीछे नहीं बोलते हैं, पीछे भाई छोटा दिमाग होता है, पीछे नहीं मारना चाहिए। तो पीछे क्या है कि पूरे ब्रेन के अंदर से पूरी वायरिंग इकट्ठी होकर बाहर निकल रही है, मतलब तंत्र का कोशिकाओं का पूरा एक जो सिस्टम है वो ब्रेन से जस्ट बाहर निकल रहा है। तो पीछे देखा होगा एक गड्ढा सा पाया जाता है, यहाँ थोड़ी सी जोर से चोट यदि लग जाए तो व्यक्ति तुरंत से क्या हो सकता है, बेहोश हो सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन था अपना, फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, फिफ्थ। यस, फिफ्थ क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है, इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। हाँ भाई, ग्रंथियाँ, देखो ग्रंथियों का नाम भाई सभी बच्चों ने सुन रखा होगा, और ग्रंथियाँ हमारे शरीर में बहुत सारी पाई जाती हैं। कुछ ग्रंथियाँ हमारे शरीर में अंतःस्रावी भी होती हैं और कुछ ग्रंथियाँ बाह्यस्रावी भी होती हैं, और इन ग्रंथियों से कुछ रासायनिक पदार्थ बाहर निकलते हैं, और ये रासायनिक पदार्थ हमारी बहुत सारी जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और ऐसे रासायनिक पदार्थों को ही हम नाम दे देते हैं क्या, हार्मोन। यही रासायनिक पदार्थ हमारे कहलाते हैं क्या, हार्मोन। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि ग्रंथियों से निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं, हार्मोन दे देते हैं। अब ग्रंथियां भी हमारे पास दो तरीके की होती है, एक को बोलते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथि, और दूसरी को हम बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरी होती है हमारी कौन सी, बाह्यस्रावी ग्रंथि। दो तरीके की। अब अंतर क्या है भाई इनमें, अंतर कुछ नहीं है भाई। देखो, जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं ना, उनसे भी जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं उन्हें भी हम नाम दे रहे हैं क्या भाई, हार्मोन। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से भी जो पदार्थ बाहर निकलते हैं, जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, जो हमारी जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनको भी हम नाम दे रहे हैं क्या भाई, हार्मोन। ठीक है, इसी तरीके से नाम दिया है। वैसे यदि देखा जाए तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों से कुछ रासायनिक पदार्थ जो निकलते हैं ना, उनको नाम दिया जाता है एंजाइम। एंजाइम, जैसे कि हमने पढ़ा था लार ग्रंथियां, तो लार ग्रंथियों से निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ थे हमारे पास, उन पदार्थों को हमने नाम दिया था क्या, एंजाइम। जैसे कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम एमाइलेज, तो वह एंजाइम है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो पदार्थ हैं उनको हमने नाम दिया है क्या, हार्मोन्स। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में हमारी मास्टर ग्रंथि भी है, थायराइड ग्रंथि भी है, पैराथायराइड ग्रंथि भी है, बहुत सारी ग्रंथियां हैं जिनकी चर्चा एक अलग से चैप्टर आपको आगे बड़ी क्लासों में मिलेगा। फिलहाल अपन बात करते हैं मास्टर ग्रंथि, और मास्टर ग्रंथि को एक नाम से और जाना जाता है जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं भाई, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। और ये भी हमारी ब्रेन के अंदर ही स्थित होती है, ब्रेन के अंदर पीयूष ग्रंथि ब्रेन के अंदर स्थित होती है, इसी का नाम है मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि इसको इसलिए बोला जाता है कि इस पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, बोले तो हार्मोन निकलते हैं, और ये पीयूष ग्रंथि शरीर के अंदर पाई जाने वाली अन्य ग्रंथियों के ऊपर अपना क्या बनाए रखती है, कंट्रोल या नियंत्रण बनाए रखती है। और इसी की वजह से
अन्य जो ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों से निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं या बोले तो हार्मोन है, वो इसी के हिसाब से क्या करते हैं, काम करते हैं। इसलिए पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो बोला देखते हैं, पीयूष ग्रंथि बोले तो मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत से हार्मोन, जैसे कि वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जी हाँ ग्रोथ हार्मोन GH, यदि इसकी शरीर में कमी हो जाए तो बॉडी की ग्रोथ नहीं होती है। थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन, थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन जिसी को कहते हैं हम TSH, थायराइड, T फॉर थायराइड, S फॉर स्टिमुलेटिंग, H फॉर हार्मोन, TSH, जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलेगा, इससे निकलेगा सॉरी, पीयूष ग्रंथि आदि इससे निकलती हैं। और ये शरीर की आधारीय उपापचय क्रिया है, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करती हैं भाई, कंट्रोल करती हैं, नियंत्रित करती हैं। इसलिए हम इसे क्या नाम दे रहे हैं, मास्टर ग्रंथि कह रहे हैं। ठीक है भाई बात। और अगला क्वेश्चन आ गया जिसकी अभी हमने जस्ट चर्चा की थी कि दो न्यूरॉन के मध्य सिनेप्स में क्या घटित होता है। तो दो न्यूरॉन जिस जगह पर मिलते हैं उनके बीच में थोड़ा सा एक गैप पाया जाता है, उस गैप को हम नाम दे देते हैं भाई क्या, सिनेप्स। शायद सबको याद होगा, वापस पीछे चल के हम एक बार फिर से देख सकते हैं। ये रहा भाई, एक न्यूरॉन्स ये रहा हमारा और एक न्यूरॉन्स ये रहा। इन दोनों न्यूरॉन्स की इसकी एंडिंग हुई है और नेक्स्ट न्यूरॉन की क्या हुई है, शुरुआत। तो दोनों के बीच में एक गैप पाया जाता है भाई, गैप, एक खाली स्थान। उस खाली स्थान को ही हमने नाम दिया है क्या, सिनेप्स। तो इसके अंदर क्या घटित होने वाला है, क्वेश्चन हमारा जी है। दो तंत्र का कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या नाम देते हैं भाई, ओटी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है क्या, सिनेप्स बोला जाता है। बात करते हैं इसी क्वेश्चन की आगे। यस, ये दो न्यूरॉन के मध्य सिनेप्स में क्या घटित होता है भाई, दो न्यूरॉन के मध्य सिनेप्स में क्या घटित होता है। बात करते हैं दो न्यूरॉन के मध्य सिनेप्स। बात क्लियर हो गई कि दो न्यूरॉनों के मध्य जो खाली स्थान होता है, जो गैप होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, सिनेप्स नाम देते हैं। जब एक विद्युत आवेग एक न्यूरॉन के एक्सॉन से, हाँ न्यूरॉन के अलग अलग भाग हैं, इन भागों के अलग अलग नाम हैं, जो कि आगे क्वेश्चन आएगा हमारा, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, उसमें उन भागों के नामों की चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मान लो एक न्यूरॉन है हमारे पास, न्यूरॉन फर्स्ट, इससे इंफॉर्मेशन न्यूरॉन सेकंड तक पहुंचने वाली है। इस बीच में न्यूरॉन फर्स्ट का जो भाग होंगे, न्यूरॉन फर्स्ट के भी भाग होंगे, शुरुआत वाला भाग और लास्ट वाला भाग, जहां से इंफॉर्मेशन एक विद्युत आवेग के रूप में एक ही न्यूरॉन के अंदर चल रही है, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक आवेग के रूप में इंफॉर्मेशन यहाँ चल रही है अभी एक ही न्यूरॉन के अंदर। तो एक न्यूरॉन के एक्सॉन सिरे पर पहुंचता है भाई, तो कुछ रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन करता है, जो सिनेप्स को पार करके, अब क्या हुआ कि जब इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन के एक सिरे से एक्सॉन से होते हुए दूसरे न्यूरॉन के इस सिरे तक जब पहुंचती है, तो यही आवेग इस न्यूरॉन से कुछ रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन करवाता है। और अब ये रासायनिक पदार्थ हमारे, ये जो दोनों न्यूरॉनों के बीच में खाली स्थान है, उस खाली स्थान का नाम हमने दिया है क्या, सिनेप्स। इसको पार करके अब ये इंफॉर्मेशन पहुंचने वाली है इस दूसरे न्यूरॉन के अंदर, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन के अंदर इंफॉर्मेशन पहुंचने वाली है, और फिर से ये विद्युत आवेग फिर से बनेगा अपना यहाँ पर, और इस प्रकार एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने के लिए हमें पार करना पड़ता है क्या, एक सिनेप्स, दोनों न्यूरॉनों के बीच में जो खाली स्थान है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो न्यूरॉन के अंदर थी वो विद्युत आवेग के रूप में थी, ठीक है। फिर दोनों के बीच में जो खाली स्थान मिला वहां पर विद्युत इंफॉर्मेशन रासायनिक पदार्थ के रूप में थी, फिर से इस रासायनिक पदार्थ को बदला गया होगा काय के रूप में, विद्युत आवेग के रूप में। तो मतलब न्यूरॉन के अंदर इंफॉर्मेशन जब चलेगी तो उसको किस फॉर्म में चलना पड़ेगा, विद्युत आवेग के रूप में। और जब दो न्यूरॉनों के बीच खाली स्थान में जब इंफॉर्मेशन चल रही होगी, गैप में चल रही होगी, तब उस समय पे क्या हो रहा होगा, रासायनिक पदार्थ।
तो विद्युत आवेग को रासायनिक पदार्थों में बदलने के लिए ही तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। यस, ठीक है ना, न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर इस रासायनिक पदार्थ को वापस फिर से बदलेंगे काय में, विद्युत आवेग। ये प्रक्रिया हमारे इस सिनेप्स पर कंप्लीट हो रही है। तो बात करते हैं, जब एक विद्युत आवेग एक न्यूरॉन के एक्सॉन सिरे पर पहुंचता है तो कुछ रासायनिक पदार्थों का क्या करता है, उत्सर्जन, जो सिनेप्स को पार करके दूसरे न्यूरॉन के सिरे की ओर चलता है और अन्य विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। इस आधार पर जो भी हमारी कोई इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन हमारे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक होते हुए हमारी ब्रेन तक पहुंचा दी जाती है या हमारे उस टारगेट अंग तक पहुंचा दी जाती है। ठीक है भाई, क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्या होगा भाई जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाए। हाँ भाई, हम जो भोजन करते हैं उस भोजन में हम नमक ग्रहण करते हैं, नमक बोले तो NaCl, भाई सबको नाम पता होगा, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन। नाम पड़ गया भाई इसका, रासायनिक नाम क्या, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं क्या, नमक। और नमक के अंदर पाया जाता है एक P ब्लॉक का एलिमेंट जिसका नाम है आयोडीन। आई इसका क्या है, सिंबल। और ये आयोडीन हमारे इस भोजन में बहुत अधिक मात्रा में हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे बॉडी के लिए इसका होता है, किसका, आयोडीन का। क्यों, क्योंकि इसकी वजह है, ठीक है। तो ये आयोडीन जो है ना, यदि इसकी भोजन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हमारे गले में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। और इस थायराइड ग्रंथि के को अच्छे से काम करवाने के लिए हमें चाहिए भाई क्या, आयोडीन। और ये आयोडीन हमें मिलेगा कैसे, नमक से। और नमक में कहाँ से आएगा, नमक जहाँ से बन रहा है समुद्रों से, बाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा नमक का इन्फॉर्मेशन होता है। और आयोडीन उसमें एक लेमिनेरियन नाम का प्लांट होता है, उस प्लांट से क्या प्राप्त होता है हमें, आयोडीन। तो आयोडीन हमें मिल गया भाई। तो बात करें कि ये आयोडीन यदि भोजन में कम हो जाए तो इसकी वजह से हमारे गले में पाई जाने वाली जो थायराइड ग्रंथि जो होती है, उस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। हाँ भाई, क्या नाम है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है, या बनेगा थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ का नाम क्या है, केमिकल मैसेंजर का नाम क्या है। क्यों मैसेंजर नाम क्यों दिया, क्योंकि ये ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को ही तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहे हैं। क्लियर वही बात। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन, यदि इस हार्मोन की कमी हो जाती है किस ग्रंथि में से, थायराइड ग्रंथि में, यदि इस थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि एक कार्बोहाइड्रेट का नाम तो हमें याद ही है, ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, उसका भी यही सूत्र होता है, बस संरचना उसकी क्या होती है अलग। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, ये सब क्या है, एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा, नाम याद रखना भाई तीनों चीजों के। यदि इस हार्मोन की हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो एक जो कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमें भोजन से मिल रहा है, प्रोटीन हमें दाल है दूध दही से मिल रही है, वसा हमें घी और तेल से मिल रहा है, तो इसका क्या नहीं हो पाएगा भाई, सही से उपापचय नहीं हो पाएगा, मतलब जिसका सही से बॉडी के अंदर इसका उपयोग नहीं हो पाएगा। ठीक है, किसकी कमी यदि हो जाए तो, आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की कमी हो जाएगी, और इस हार्मोन की जब कमी हो जाएगी तो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का उपापचयन नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक अनबैलेंसिंग वेट बढ़ने भी लगता है और घटने भी लगता है। जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, थायरोक्सिन हार्मोन की समस्या है, या जिसे अपन कहते हैं भाई इसको थायराइड की समस्या है, तो उस थायराइड वाली कंडीशन में उस व्यक्ति का वेट है और भी कई चीज़ें हैं जो क्या है अनबैलेंस रूप से ग्रो करने लगती हैं या कम होने लगती हैं। ठीक है भाई बात, ठीक है। साथ में इसके अतिरिक्त और क्या होता है, यदि इस आयोडीन की कमी हो जाती है तो एक बीमारी और हो जाती है जिसका नाम है घेंगा रोग।
जिसे हम कहते हैं गॉइटर, गॉइटर घेंगा रोग और हो जाता है, जिसमें हमारी थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है, फूलकर गले में सामने की ओर ग्रोथ करने लगती है, बढ़ने लगती है, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, घेंगा रोग नाम दे देते हैं। क्लियर भाई। तो आयोडीन की यदि कमी हो जाए तो क्या होगा भाई हमारी बॉडी में, तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसकी क्या हो जाएगी, कमी। जब उसकी कमी जब हो जाएगी तो बॉडी के अंदर ना तो कार्बोहाइड्रेट, ना ही प्रोटीन और ना ही वसा का पाचन या उपापचयन अच्छे से नहीं हो पाएगा, और साथ ही में इसकी यदि कमी होने से हमें एक घेंगा रोग से हम क्या हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि मनुष्य के प्रमस्तिष्क के कार्य लिखिए। भाई प्रमस्तिष्क बात करते हैं भाई, मनुष्य ब्रेन के अंदर ऐसा कौन सा भाग है जिसको हमने क्या नाम दिया है, प्रमस्तिष्क। ये रहा भाई ब्रेन, ये रहा हमारा प्रमस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क का ही एक भाग, अग्र मस्तिष्क का भाग, अग्र मस्तिष्क का भाग जिसको नाम दिया हमने क्या, प्रमस्तिष्क। ये रहा भाई आगे वाला हिस्सा हमारा, माथे वाला हिस्सा, जिसको हमने क्या नाम दिया, प्रमस्तिष्क। ये रहा प्रमस्तिष्क गोलार्ध, इसी का नाम है प्रमस्तिष्क। तो हमसे पूछा गया है भाई इस प्रमस्तिष्क के कार्य क्या हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, इस प्रमस्तिष्क के कार्य क्या हैं। तो बात करते हैं, देखो इस प्रमस्तिष्क के क्या कार्य हैं। ये रहा क्वेश्चन, मनुष्य के प्रमस्तिष्क के कार्य लिखिए। तो भाई प्रमस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर, क्योंकि ब्रेन के अंदर अलग अलग भाग हैं, अलग अलग भागों के द्वारा अलग अलग कामों को क्या किया जा रहा है, कंप्लीट किया जा रहा है। इतने बैलेंसिंग के साथ कंप्लीट किया जा रहा है कि बॉडी को मालूम ही नहीं चल रहा कि किस भाग के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, ना ही इसमें टाइमिंग की कोई समस्या है। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मनुष्य के प्रमस्तिष्क के कार्य बताइए। तो भाई देखो सबसे पहली बात है बहुत इंपॉर्टेंट कि इसके द्वारा ऐच्छिक क्रियाओं का क्या किया जाता है, नियंत्रण एवं समन्वय। जो हम इच्छा से काम कर रहे हैं, सोच कर काम जो हम कर रहे हैं, हमारी सूझबूझ के साथ जो काम कर रहे हैं, उन सारी क्रियाओं को हम कंट्रोल करते हैं किसके माध्यम से, प्रमस्तिष्क के माध्यम से। मस्तिष्क का वही भाग है जहां पर हम सोच समझ कर किसी भी काम को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। मतलब हमारी इच्छा से जो काम होने वाले हैं वो सारे काम हमारे मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होने वाले हैं, प्रमस्तिष्क के होने वाले हैं। दूसरी बात करें, दूसरा पॉइंट है इसी में बुद्धि है भाई। जो हम बात करते हैं बुद्धि, बुद्धि है क्या चीज़, कहाँ है, बुद्धि है, इसी में हमारे अंदर विचार आते हैं, यही हमारी स्मृति, मेमोरी है। किसी भी चीज़ को लंबे समय तक हमें क्या रखना है, उसको याद रखना है। दूसरा इसी के अंदर आता है हमारा अनुभव, जिसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं, जो हम सीख सीख कर नई बातों को सीखते हैं और फिर उनका जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो अपने हिसाब से अच्छे से उनका क्या करते हैं, हम फील करते हैं। दूसरी बात करें, जैसे कि शुरुआत में जब हम साइकिल चलाना ही सीखते हैं तब हमें साइकिल चलाना क्या एक्सपीरियंस नहीं होता है, बड़ा ध्यान देना पड़ता है, हमें सारे अंगों पर हमें कंट्रोल रखना पड़ता है, हैंडल भी देखना है, ब्रेक भी लगाना है, सामने व्यक्ति को भी देखना है कि आ रहा है, साइड भी बदलनी है कि हमें किधर साइकिल बचानी है, रास्ता भी देखना है, कंकड़ पत्थर भी तो नहीं डले हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें पीछे भी देख के चलना है कि पीछे तो कोई नहीं आ रहा है, कोई आवाज़ नहीं दे रहा है, वो भी सोच समझ के चलना है। तो शुरुआत का जब जो समय होता है किसी काम को सीखने का, उस समय पर बॉडी एक तरीके से सारे ऑर्गन एक भयंकरी तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसी काम को जब हम बार बार करने लगते हैं, बार बार करने लगते हैं, तो बॉडी इसके प्रति क्या हो जाती है, एक आदी, मतलब सीख चुकी होती है। हमारी बॉडी की हर कोशिका इस काम को क्या कर चुकी होती है, सीख चुकी होती है। तो हम कहते हैं कि अब हमें भाई एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, अब हम साइकिल आसानी से चला सकते हैं। तो अब तो हमारी एक आनी हो जाती है कि जब हम साइकिल या गाड़ी चला रहे हैं तो बात भी एक हाथ से गाड़ी चलाई जा रही है, ब्रेक भी पर भी ध्यान दे रहे हैं, सामने भी बात रोज, साथ साथ में मोबाइल फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं। हाँ भाई ये गलत बात है कि इस तरीके से मोबाइल फ़ोन पर हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर हैं, प्रमस्तिष्क के अंदर। तो बड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के द्वारा ही तो हमें क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर अनुभव मिलेगा। तो प्रमस्तिष्क के अंदर बुद्धि है, विचार है, स्मृति किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखने के लिए, अनुभव है, आदि का केंद्र ही क्या होता है, हमारा प्रमस्तिष्क। दूसरी बात करें, एक ऐसा कहा जाता है साइंस के अंदर क्या, कि जिन मनुष्यों में यदि इस प्रमस्तिष्क का विकास क्या होता है, कम होता है, तो उन्हें हम मंद बुद्धि कहते हैं भाई। हाँ बिल्कुल सही बात है कि जिन मनुष्यों में यदि प्रमस्तिष्क का विकास कम होता है
उन्हें हम क्या कह देते हैं, मंद बुद्धि कह देते हैं। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इनके अंदर थोड़ी सी जो बुद्धि है, विचार है, स्मृति है, अनुभव है, वो थोड़े स्लो वर्क कर रहे हैं, इसलिए हम उनको कह देते हैं अन्य व्यक्ति से तुलना करके कि इसमें क्या है, बुद्धि भाई मंद है, मंद बुद्धि उसको नाम दे दिया जाता है। ठीक है। दूसरी बात करें कि यह तंत्र के अन्य भागों पर भी नियंत्रण रखता है। भाई तंत्र के अंदर तो हमारा ब्रेन भी आ गया पूरा का पूरा और मेरुरज्जु भी आ गया। तो तंत्र के अन्य भाग जैसे कि ब्रेन भी है और ब्रेन के अंदर भी और भी भाग हैं, उन सारे भागों पर कंट्रोल करने का काम किसका है भाई, इसी का। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन? यस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा घुमा के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या, सिनेप्स किसे कहते हैं भाई, सिनेप्स किसे कहते हैं भाई? इसका नाम क्या है भाई, सूत्र युग्मन। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, सूत्र युग्मन। तो एक लाइन में यदि हमें जवाब देना है तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का खाली स्थान जहां पर इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाया जाता है, उस स्पेस, उस गैप को, उस खाली स्थान को हम नाम दे देते हैं क्या, सिनेप्स। क्लियर है भाई बात? तो यही है, बस मेन तो यही है, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या लिखा हुआ है देखते हैं कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच मिलने का वह स्थान, मिलने का स्थान, दो तंत्रिका कोशिकाएं जिस जगह पर मिलती हैं उनका जो स्थान है, खाली स्थान जो है, वो ही क्या कहलाता है, सिनेप्स यानी सूत्र युग्मन कहलाता है। शरीर में संवेदनाओं का संचरण, मतलब वही इंफॉर्मेशन, संवेदना, जो भी सूचना हमारी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रही है, उनका संचरण मतलब चलना, इसी सिनेप्स के माध्यम से सूत्र युग्मन द्वारा होता है। तो सबसे पहले बाह्य भाग से संवेदना को क्या किया जाएगा भाई, ग्रहण किया जाएगा। फिर उसको तंत्रिका के डेंड्राइट्स के द्वारा, डेंड्राइट्स बोले तो तंत्र की जो ब्रांचेज संरचना जो दिखाई दे रही थी, जहाँ से इंफॉर्मेशन उस न्यूरॉन ने ग्रहण की थी, उसे हमने क्या नाम दिया है, डेंड्राइट। उसके द्वारा क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है, तथा उसके साइटोन से और एक्सॉन द्वारा विद्युत आवेग के रूप में आगे की तरफ संचारित कर दी जाती है, और यह फिर पहुंच जाती है कहां पर, सूत्र युग्मन मतलब सिनेप्स पर। इस सिनेप्स पर ये दूसरे डेंड्राइट, जैसे कि अगला तंत्र का तंत्र भी होगा, न्यूरॉन होगा, उसकी जो ब्रांचें होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, डेंड्रॉन्स, और वहां से उसको ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है, और अंत में इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुंच जाती है भाई, मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। इस तरीके से इस सिनेप्स के माध्यम से जो हमारी बॉडी के अंदर संवेदना है, जो सूचना है, जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन एक तंत्रिका कोशिका से सिनेप्स के माध्यम से दूसरी तंत्रिका कोशिका में, और इसी हिसाब से अगली तंत्रिका कोशिका में, और ऐसे करते करते हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन क्या कर दी जाती है, पहुंचा दी जाती है। लेकिन ये स्पीड बहुत फास्ट होती है, इनमें सोचने समझने का समय नहीं होता है। तो ये घटना थी हमारी कहाँ की, सिनेप्स की। दूसरा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, और आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन यही रखेंगे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा यही है, इसको और अपन डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है भाई, जंतुओं के अंदर। और जंतुओं में तो मानव भी है और भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के जंतु हैं। रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है? देखो, नियंत्रण मतलब एक तरीके से कंट्रोल करना किसी चीज को, समन्वय मतलब एक तरीके से बॉडी के अंदर जितनी भी अलग अलग प्रक्रियाएं, अभिक्रियाएं जो कंप्लीट हो रही हैं, उन अंगों के द्वारा किसी भी काम को एक सामंजस्य में डाल के कंप्लीट कराना, वो एक तरीके से क्या कहलाता है, समन्वय, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कह रहे हैं। तो इन जंतुओं के अंदर ऐसा कैसे हो रहा है? तो जंतुओं के अंदर ये प्रक्रिया जो है ना, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय की दो सिस्टमों के द्वारा कंप्लीट हो रही है। एक तो हमारा हैगा क्या, CNS, जिसको हमने नाम बोला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, प्लस दूसरा है हमारा हार्मोन, दूसरा है हमारा हार्मोन्स। ये दोनों ही चीजें मिलकर हमारी बॉडी के अंदर, यानी जितने भी एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के अंदर जो केमिकल कंट्रोल है एंड कोऑर्डिनेशन है, उसको कंप्लीट करने का जो काम होगा ना, वो हार्मोन और हमारे केंद्रीय तंत्र का तंत्र, यानी बोले तो ब्रेन और मेरुरज्जु, और हार्मोन बोले तो ग्रंथियां,
अंतःस्रावी ग्रंथि, जिनको भी हम नाम देंगे कौन सी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, इनके द्वारा हमारे शरीर में रासायनिक नियंत्रण और समन्वय हो रहा है। बात करते हैं कि जंतुओं के शरीर में उपस्थित विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्त्रावण करती हैं तथा ये हार्मोन रक्त में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, वहां से विशिष्ट ऊतकों और अंगों में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, और जिन्हें लक्ष्य ऊतक या अंगपन कहते हैं। वहां पर ये विशिष्ट जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या करते हैं, संपादित करते हैं। इस प्रकार जंतुओं में नियंत्रण व समन्वय होता है। तो देखा जाए तो रासायनिक नियंत्रण की यदि स्पेशली अपन बात करें कि सिर्फ और सिर्फ रासायनिक नियंत्रण जंतुओं के अंदर किसके माध्यम से हो रहा है, तो रासायनिक नियंत्रण के अंदर यदि हम बात करें तो रासायनिक नियंत्रण के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है भाई, हार्मोन है। हार्मोन क्या है भाई, रासायनिक पदार्थ। तो उन्हीं रासायनिक पदार्थों के माध्यम से जंतुओं के अंदर क्या हो रहा है, रासायनिक समन्वय हो रहा है। ठीक है, और बाकी की क्लास का अगला जो क्वेश्चन है ना, अपन उसको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास में हमें दे रखा है क्या, तंत्रिका कोशिका का एक साफ सुथरा और नामांकित चित्र बनाओ भाई, एग्जाम के हिसाब से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि सिर्फ चित्र बनाने के लिए ही पूछ लिया जाता है। एनसीईआरटी सिलेबस की यदि अपन बात करें तो इसकी चर्चा हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2 या 3 क्लासों में हमारा ये चैप्टर क्या हो जाए, कंप्लीट, क्योंकि वैसे ही एग्जाम नज़दीक आ गए हैं, सिलेबस को फास्ट आगे बढ़ाना है। तो इस तब तक आप बढ़िया से इसका रिवीजन करिए और मस्त पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। जब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।